औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट कैपेसिटर, और हमने आज कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। कैपेसिटर क्या कहता है और कैपेसिटर होता क्या है, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज इज़ कॉल्ड एज कैपेसिटर। और ये जो चार्ज को स्टोर कर रहा है वो कहाँ पे को स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर रहा है और इलेक्ट्रिक चार्जेस को ये स्टोर कर रहा है। सो अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नोन एज कैपेसिटर। ठीक है जी। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन हो गई कि ये हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस है और इससे हम क्या स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करते हैं। और कहाँ पे स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करते हैं। बड़ा सिंपल सा है, बड़ी छोटे से है। अक्सर आपने घरों में फ़ैन वगैरह के लिए कैपेसिटर्स देखे होंगे, तो एक बॉक्स सा छोटा सा बना होता है। उस बॉक्स के अंदर क्या है, अगर तो किसी ने देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं स्टडी किया तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उस बॉक्स के अंदर हमारे पास जो है दो मेटल प्लेट्स होती हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो एक छोटा सा डिस्टेंस होता है। और ये छोटा सा डिस्टेंस डिपेंड करता है कि हमें कितनी स्टोरेज डिवाइस चाहिए, या हम कितनी चीज़ें उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं, कितना चार्ज स्टोर करना चाह रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। सो उन मेटल प्लेट्स के दरमियान में एक छोटा सा डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज जो है वो बना दिया जाता है। और फिर ज़ाहिर बात है, जिसमें अगर हमने किसी चीज़ को स्टोर करना है तो जो भी मीडियम हमें दिया जाता है दो प्लेट्स का, उसको हम एयर कर सकते हैं, और या फिर कोई और इंसुलेटर हम जो है वो वहाँ पे रख सकते हैं। इंसुलेटर इसलिए रखते हैं ताकि हम उसको जो है चार्ज को एक जगह पे स्टोर कर सकें, उसमें हम उसको मूव कर सकें। अब यहाँ पे इंसुलेटर का मतलब हरगिज़ वो इंसुलेटर नहीं है। ये जो इंसुलेटर है ये ऐसा एक काइंड ऑफ डिवाइस है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। मतलब मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक इसलिए बोलते हैं कि जिसमें चार्जेस तो दोनों हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो, बट इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर अनटिल अनलेस वी फुलफिल द सर्टन नीड्स, कि हमें कुछ सर्टन फिनोमिनाज हैं जो अप्लाई करने हैं, जिसकी वजह पे या जिसकी बेस पे ये इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमने ऐसा नहीं, कोई ऐसा मटेरियल नहीं रख देना कि जो चार्ज को मूव ही ना करने दे, और चार्ज अगर मूव ही नहीं करेगा तो ऑब्वियसली ना पास कर पाएगा ना स्टोर हो पाएगा। सो हमें एक ऐसा काइंड ऑफ इंसुलेटर विच इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक, कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्ज वाला। डाइलेक्ट्रिक मीन्स कि जिसमें दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। ठीक है, तो उतना चार्ज जो है वो हमने वहाँ पे रख देना है। वो मीडियम जो है, दैट मीडियम इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक, और इस मीडियम को हमने उन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में रख देना ताकि चार्ज को उसमें स्टोर किया जा सके। और अब चार्ज को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, उसके लिए डायग्राम अगर आप देखते हैं तो हम किसी भी मेटल प्लेट को, ये पॉजिटिव मेटल प्लेट हो गई, ये नेगेटिव मेटल प्लेट हो गई, इन पॉजिटिव और नेगेटिव मेटल प्लेट्स को हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और ये बैटरी जो है यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ से नेगेटिव चार्जेस एज इट इज़ मूव करके तो ये सर्किट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब वो बी से कैसे मूव करता है, ए से कैसे मूव करता है, उस चीज़ को हमने जो है वो देखना है। तो उसके लिए हम इसको जो है थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। when a charge is transferred on any of plates, say A, कि अगर हम ए पे पॉजिटिव चार्ज हमने ड्यू टू बैटरी हमने अप्लाई कर दिया, ड्यू टू एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इट वुड इंड्यूस चार्ज क्यू ऑन द इनर सरफेस ऑफ द अदर प्लेट बी। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे इस पॉजिटिव के थ्रू कोई भी चार्ज जो है वो इस प्लेट पे लेके आते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसके इंटरनल साइड पे कोई ना कोई चार्ज जो है वो प्रोड्यूस खुद ब खुद हो जाएगा। क्यों प्रोड्यूस होगा, जैसे हमने गाजेस लॉ की पहली एप्लीकेशन पढ़ी थी, तो हमने कहा कि अगर हम सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज ला के रखते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज को इक्वलाइज करने के लिए, उस मीडियम में इक्वालिटी ये है कि उसको इक्वलाइज करने के लिए हम उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्जेस खुद से कंसिडर कर लेते हैं, या वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चार्जेस बन जाते हैं। सो यहाँ पे अब इंडक्शन क्या है, इंडक्शन में अभी सिर्फ एक वर्ड लेके रख रहा हूँ उसको। इंडक्शन एक प्रोसेस है जो कि हमने चैप्टर नंबर 15 में जाके बड़ी डिटेल में पढ़ना, तो तब हम उसको डिस्कस करेंगे, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो इंडक्शन बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इतना याद रख लो कि इंडक्शन मीन्स कि विदाउट सोर्स वहाँ पे चार्ज जो है वो जनरेट हो रहा है। सो अब ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो कि चार्जेस की इंडक्शन हमारे पास है, उसकी वजह से एक चार्ज क्यू जो है वो इनर सरफेस ऑफ द प्लेट बी पे प्रोड्यूस हो जाएगा। सेम चीज़ जो कैपेसिटर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमने जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है वही चीज़ उसने बता दिया कि कैपेसिटर इज कॉमनली चार्ज बाय कनेक्टिंग इट्स प्लेस फॉर अ वाइल टू द अपोजिट टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। सेम टर्मिनल्स पे तो कोई चीज़ कनेक्ट हो नहीं सकती, तो अपोजिट टर्मिनल्स पे कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव का एक सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होने से ये जो जगह है ये फिल होना शुरू हो जाएगी, और आपके पास ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज कैपेसिटर कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब उनको हम पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे थ्रू द बैटरी फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। दैट मीन कि यहाँ से जो
प्लेट्स हैं या जो चार्ज आपके पास मूव कर रहे हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जिस तरह से मूव करना शुरू हो जाएंगे और ये चार्जेस यहाँ पे एज इट इज़ यूनिफॉर्मली जो है वो यहाँ से वहाँ तक मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब जितने चार्ज यहाँ पे मूव कर रहे हैं दैट डिपेंड्स कि यहाँ पे जो हमने बैटरी मूव लगाई हुई है उस बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्या वो उसको अलाउ कर रहा है या वो इतनी जो ये स्पेस इन दोनों के दरमियान में गिवन है क्या उसको वो ओवरकम कर सकती है या नहीं कर सकती। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे देखनी। अब जो नेगेटिव प्लेट पे चार्ज गया है, चार्ज पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू अपीयर्स ऑन द प्लेट्स। पॉजिटिव क्यू कहाँ पे आ गया, प्लेट ए पे, पॉजिटिव प्लेट पे, और नेगेटिव क्यू कहाँ पे आ गया, नेगेटिव प्लेट पे, राइट। तो ये हमारे पास एक तो ये जो फिनोमेना है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल अट्रैक्शन कहाँ की, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको भी पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो दैट म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन दीज चार्जेस कीप देम बाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द टू प्लेट्स। तो जो भी चार्जेस हैं वो इन दो प्लेट्स के दरमियान में ये जो स्पेस है यहाँ पे हमारे पास जो है वो चार्ज एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होके तो इसके अंदर चार्ज जो है वो फिलअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर चार्ज हमारे फिलअप होना शुरू हो जाएंगे और इधर दो प्लेट्स के अंदर ही वो इस जगह को कवर करना शुरू करेंगे। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो जो चार्ज उसके अंदर रह रहा है उस चार्ज को हम क्या कह सकते हैं कि दैट चार्ज इज नोन एज स्टोर्ड चार्ज। या उस कैपेसिटर को अगर हम बैटरी से हटा भी देते हैं, अगर ये बैटरी हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दें तो डिस्कनेक्ट होने के बाद जो यहाँ पे चार्ज अब यहाँ पे मौजूद है वो चार्ज इसमें स्टोर्ड चार्ज कहलाएगा। और स्टोर्ड चार्ज मीन्स कि वो चार्ज हमने इस कैपेसिटर में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज जो है वो कैपेसिटर में स्टोर किया जा सकता है कि पहले पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू दोनों तरफ से रिपल्शन फोर्स मिला के वो यहाँ पे सेंटर में हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव को इस तरह से पेयर्स बना के उसको रख दें कि वो यहाँ पे स्टोर हो जाए। और फिर उस कैपेसिटर को हम बैटरी से हटा के तो उसको एज अ स्टोरिंग डिवाइस या उसको एज अ चार्जिंग डिवाइस हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं और उसका जो उसके अंदर जो स्टोर चार्ज है वो आगे हम किसी भी दूसरी चीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डायग्राम अगर आप देख लें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तोड़ी हैं जो कि एज अ चाइल्ड बहुत हमें शौक होता है चीज़ें तोड़ के उसके अंदर देखने का, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से कुछ चीज़ें आपको रिमोट के या किसी भी जो सरफेस है या जो आपके पास बोर्ड है स्पेशली जो सर्किट बोर्ड होता है उसके ऊपर इस तरह के इतने इतने बड़े ना सही छोटे साइज में होंगे बट ये हमारे पास गिवन होते हैं। यहाँ पे आपको इसके ऊपर वैल्यू भी लिखी नज़र आ रही है, फेरेड है या क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू आप बाद में बात करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसका फार्मूला क्या है। फिलहाल तो ये हमारे पास क्या है कि दिस इज कि ये वो वे है या सर्किट में आप देख सकते हो इस तरह से आपको कैपेसिटर लगे हुए नजर आते हैं। अब अगर हमने कैपेसिटर की बात की है तो ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटेंस की बात भी करेंगे। कैपेसिटेंस क्या है, ये एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है कि हम कितना चार्ज स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। अब कितना चार्ज स्टोर करवा सकते हैं वो उसकी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। और जो कैपेसिटेंस उसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं, द कैपेबिलिटी या एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, कितने चार्ज वो स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटेंस है। अब देखो हमने चार्ज स्टोर करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जब हम प्लेट्स पे चार्ज को बनाते हैं तो एक साइड पे नेगेटिव है एक साइड पे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में आपको पता है कि हमारे पास जो है इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होता है। और जितना चार्ज हम ज़्यादा करते चले जाएंगे उतना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो चार्ज हम क्यू किसी भी प्लेट पे रख रहे हैं कैपेसिटर के दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मींस जितना चार्ज ज़्यादा है उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, जितना चार्ज कम है उतना पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो इसको हम Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C लिख सकते हैं और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर साइन हटा दें तो दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं अगर आपको सिंपल वे बता दूं तो दिस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और फिर ये इसको हम हटाते हैं तो ये जो C है दिस C इज नोन एज कैपेसिटेंस। ठीक है, ये वो जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं जो टॉपिक हमारा है कैपेसिटेंस का, तो दिस C इज इक्वल टू इस V को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो तो दिस C इज इक्वल टू Q बाई V। तो ये हमारे पास जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू है, कैपेसिटेंस की मैथमेटिकल जो हमारे पास वैल्यू है। अब देखो अगर हम इसकी यूनिट की यहाँ से बात करें तो ये कूलम है, ऊपर आपके पास जो है वो वोल्ट है, तो कूलम पर वोल्ट इज नोन एज कैपेसिटेंस और इसका जो शॉर्ट नेम है उसको हम फेरेड भी बोलते हैं, ये हम आगे देखते हैं। जो C है अब हमें पता है क्योंकि वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो दिस C इज कांस्टेंट ऑफ या कांस्टेंट है और इसको उस कांस्टेंट का नाम क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और इसकी जो वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द मीडियम बिटवीन देम, कि उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एरिया कितना है, उनका एरिया कितना है, उनका डिस्टेंस कितना है और कौन सा मीडियम जो है वो उसमें हम यूज कर
अब हम इस कैपेसिटेंस की जो है डेफिनेशन तो होगी हमारे पास, अब यूनिट की तरफ चलते हैं। तो द कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर द प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। ये बेसिकली उसने इस क्यू बाई वी की इंग्लिश लिखी है, और इस क्यू बाई वी को ही वो बता रहा है कि दिस इज द टोटल चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑफ प्लेट या ऑन द आइदर प्लेट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी के इक्वल हो। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। अब हमने यहाँ पे इसकी यूनिट की बात तो हमने की है, उसको हमने देखना भी है। अब इसको अगर हम वोल्ट जो है या पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कर दें और जो चार्ज है उसको हम 1 कूलम कर दें, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो उसकी जो अमाउंट है वो आपके पास एक कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाएगी, यानी कि 1/1 इज इक्वल टू 1। तो दैट इज द टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट इज इक्वल टू इट्स कैपेसिटी। तो मैक्सिमम जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास जो चार्ज में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द plates of capacitor is 1 volt, then the amount of charge stored on this place is equal to its capacity, that is 1। और जो इसकी यूनिट है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड फेरेड, और फेरेड को हम कैपिटल F से लिखते हैं। ये भी साइंटिस्ट था फेराडे, उसके ऊपर हमने जो है उसी के नाम के ऊपर हमारे पास जो यूनिट आई है। और दिस इज बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर्स विच स्टोर्स अ चार्ज ऑफ 1 कूलम हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो, चार्ज 1 कूलम का हो, तो जो टोटल कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर होगी दैट विल बी 1 फेरेड। ठीक है, और जैसे वोल्ट की वैल्यूज थी इसी तरह से यहाँ पे भी जो कुछ सब मल्टीपल्स ऑफ द फेरेड हैं वो माइक्रो फेरेड हो गया। और ये हमारे पास जो है ऑब्वियसली आप पहले पढ़ चुके हो, ये आपकी बुक पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे इसको इसकी जगह पे आपने पीको के लिए पी लिखना है, 1 पिको फेरेड आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आपने माइक्रो माइक्रो नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं या जो हमारे पास रूल्स ऑफ दीज प्रीफिक्सेस है वो ये हमें अलाउ नहीं करता कि हम दो प्रीफिक्सेस एक साथ लिख सकें। तो इसकी जगह पे आपने 1 PF लिख लेना है, पिको फेरेड विच इज इक्वल टू 10⁻12 फेरेड। राइट, सो ये तो हो गया हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस हो गया, वो हमने बात कर ली। आगे मूव करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि हम कितनी कैपेसिटेंस उसको दे सकते हैं या कितनी कैपेसिटेंस उसमें हो सकती है, उसकी बात हमने करनी है। तो द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी कंसिडर्ड एज, अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसी वोल्टेज सोर्स वी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो सोर्स उसको क्या करेगा, चार्ज करेगा। कब तक चार्ज करेगा, जब तक जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स है वो उस वी के इक्वल ना हो जाए। दैट मीन्स कि जितना जो हमारे पास चार्ज कर रहा है उसको, वो सोर्स जो उस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जब तक आपके कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो उसको चार्ज करता रहता है। ठीक है, इसको आप मोबाइल की बैटरी के साथ कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास जो भी बैटरी के दो टर्मिनल हैं, क्योंकि वो भी कैपेसिटर की तरह ही वर्क करती है, तो उसमें भी जो दो टर्मिनल्स हैं उनके दरमियान में जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता रहता है आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता रहता है, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है उतनी बैटरी परसेंटेज आपके पास इंक्रीज होती रहती है। ये सारी चीज़ें भी हमने जो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी पढ़नी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितना सोर्स का जो भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो प्लेट्स के दरमियान का गैप है वो पोटेंशियल डिफरेंस जब तक इक्वल नहीं होता तब तक वो वोल्टेज सोर्स उसको चार्ज करता रहेगा। और जब दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे तो उस बेस पे आपके पास जो है वो चार्ज आगे मजीद मूव करना रुक जाएगा और कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज कहलाएगा। सो अब हमने चार्जेस की बात कर ली कि चार्जेस प्लस क्यू हैं पॉजिटिव प्लेट पे, नेगेटिव क्यू हो गया आपके पास जो है सॉरी नेगेटिव प्लेट पे, और जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमारे पास सोर्स वी था तो प्लेट्स के दरमियान में भी वी होगा। अब अगर पॉजिटिव प्लेट को हम पोटेंशियल V1 जो है वो रिप्रेजेंट कर दें, और इसी तरह से जो नेगेटिव प्लेट है उसको पोटेंशियल जो है वो हम V2 कह देते हैं जी, कि नेगेटिव प्लेट का जो पोटेंशियल है वो V2 है, तो फिर उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की बात बेसिकली हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है, वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी की जगह पे आपके पास हायर माइनस इनिशियल हो गया, और डेल्टा आर मीन्स वो डिस्टेंस जो प्लेट्स के दरमियान में, डी क्या है, ये वो डिस्टेंस है जो दो प्लेट्स के दरमियान में है, और V2 माइनस V1 क्या है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो दो प्लेट्स के दरमियान में। तो ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई कर रिवर्स हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाय डी, और फिर इस V1 माइनस V2 को हम कैपिटल V लिख सकते हैं, दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। उसके बाद हम जो है इसको हमने बता दिया कि V1 जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस उन प्लेट्स का है जिनका जो
डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो d से रिप्रेजेंट होता है। और जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसकी डिपेंडेंस की बात हम करते हैं कि जो इन दोनों के दरमियान में जो स्ट्रेंथ हमारे पास है, ये अब डायग्राम उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। V1 हायर पॉइंट हो गया, V2 हो गया, तो V1 माइनस V2 आपके पास है, और ये वो डिस्टेंस है प्लेट्स के दरमियान में। तो जो इनकी स्ट्रेंथ है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स, कि इन प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज जो है वो स्टोर किया जा सकता है, या इन प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज जो है वो हम अप्लाई कर चुके हैं। अब अप्लाई किसने करना है, बैटरी ने अप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये है कि जितने बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा, और जितनी बैटरी वीक होगी, उतना इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और उतना ही आपके पास जो है यहाँ पे कम चार्ज स्टोर होगा। तो अब क्योंकि ढेर सारा चार्ज है, तो हम चार्ज डेंसिटी की बात भी कर लेते हैं। तो जो टोटल चार्ज डेंसिटी है, दैट इज, वो आपको पहले ही पता है कि चार्ज पर यूनिट एरिया है, सो दिस डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और फिर गॉसेस लॉ की बात करते हैं। इस गॉसेस लॉ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये वाली जो है, ये आपके पास वो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ है गॉसेस लॉ। तो उस थर्ड एप्लीकेशन ऑफ का जो फार्मूला है, वो हम डायरेक्ट यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट हमने थर्ड एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन का फार्मूला यहाँ पे पुट किया है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा किसके इक्वल है, क्यू बाय ए के इक्वल, और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। तो ये हमने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी। अब क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर ये भी पता है कि E इज इक्वल टू वी बाई डी के इक्वल होता है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव किया। ठीक है, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 ये कह रही है कि दिस E इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो अगर हम इन दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो आपके पास E इज इक्वल टू दिस वन, कि वी बाई डी के इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है। ई को यहाँ से हम स्किप करवा देते हैं, और हमने चार्ज की, क्योंकि हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, चार्ज स्टोर की बात कर रहे हैं, तो जो टोटल चार्ज होगा, दिस चार्ज इज इक्वल टू, अब ये जो दो चीजें हैं ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी, तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए वी डिवाइडेड बाय डी। तो ये आपके पास जो है वो टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन दैट प्लेट आपके पास आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं कि हम उसी वैल्यू को यूटिलाइज करते हैं कैपेसिटेंस की डेफिनेशन को यूज करते हुए। तो कैपेसिटेंस क्या है, वो आपको आपको पता है, कैपेसिटेंस इज क्यू बाई वी, कि कितना चार्ज और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। बिल्कुल हमने स्टार्ट में पढ़ा था, अगर आपको जो है मैं दोबारा से याद करवा दूं, तो हम उसी कैपेसिटेंस वाली बात पे चलते हैं। यहाँ पे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी आपने पढ़ा था। ठीक है, इसी कैपेसिटेंस को हम जो है वो दोबारा से यहाँ पे लेके आए हैं, और हम दोबारा से वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। किस चीज़ की वैल्यू पुट करनी है, इस चार्ज Q की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे प्रूव की। सो दिस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी। और क्योंकि हमें पता है ये V ऊपर भी गिवन है Q की वैल्यू में भी, और यहाँ पे भी V गिवन है, तो दिस V विल बी डिवाइडेड बाय दिस वन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास टोटल जो बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम। कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम क्यों है, मींस कि अब दो प्लेट जो, वो हम अब डायग्राम की तरफ चलें तो देखें, इन दो प्लेट्स के दरमियान में हमने कोई मीडियम नहीं रखा हुआ सिवाय एयर के, सिवाय आपके पास वैक्यूम के। सो अब इसमें क्या है कि उस वैक्यूम की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास कैपेसिटेंस फाइंड हो रही है या कैलकुलेट हो रही है, दैट कैपेसिटेंस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम, या कैपेसिटेंस इन दैट मीडियम। ठीक है, अब मीडियम क्या है, मीडियम भी हमने फाइंड करना है, तो अभी हम सिर्फ वैक्यूम की बात करते हैं। वैक्यूम में हमारे पास दिस इज द टोटल स्टोरेज ऑफ द चार्जेस इन दैट कैपेसिटर या ऑन दैट कैपेसिटर प्लेट। अब हमने क्या किया, हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम उठा के उसके प्लेट्स के दरमियान में रख दिया। अब जैसे डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए जगह बना के दे रहे हैं, हम शेल्फ बना रहे हैं। तो जब आप किसी कमरे में शेल्फ बनाना शुरू कर दोगे, तो वहां पे जो उसकी कैपेसिटेंस है, जो उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी है, वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम उठा के कैपेसिटर में रखते हैं, तो उसकी वजह से जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर है, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कितनी इंक्रीज होगी, वो डिपेंड करता है कि वो जो मीडियम हम रख रहे हैं, उसकी जो परमिशन है, कि वो कितनी परमिशन देती है कितने चार्ज को स्टोर करने की। सो यहाँ पे फिर वही बात कि दैट डाइलेक्ट्रिक which permits it to store epsilon r times more charge than that of the same potential difference। अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सिर्फ वहां पे हमने जो एक्स्ट्रा मटेरियल रखा है, वो मटेरियल भी चार्ज को स्टोर करेगा। तो कितना स्टोर करेगा, जितना वो उसको परमिट करेगा, तो ऑब्वियसली उतनी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द चार्ज कैपेसिटर या उस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब क्योंकि हमें पता है ये परमिशन है, तो परमिशन तो किसी की डायरेक्शन में नहीं होती, परमिशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो दिस एप्सिलॉन आर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। मींस कि ये वन से ज्यादा है, कि वन तो आपके पास तब होगा जब आपके पास कोई मीडियम नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है। ठीक है, वन तब है जब सिर्फ वैक्यूम है। तो यहाँ पे अब वैक्यूम के अलावा हमने जब उसमें मीडियम ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू वन से ज्यादा होगी। और ये इंडिपेंडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। उस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। सिर्फ क्या चीज है, दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ
या आर रिलेटिव परमिटिविटी के कितनी ज़्यादा परमिशन उसको मिली, और जितनी परमिशन ज़्यादा मिलेगी उतना ज़्यादा चार्ज वहाँ पे स्टोर होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जितना हमने वो मीडियम रखा तो मीडियम की वजह से उतना आपके पास जो है वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। तो उसी की बात हमने यहाँ पे दोबारा से करनी है कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हो जो कि कंप्लीटली फिल्ड है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, उसकी हम तरफ बात करनी है। तो ये फार्मूला हमने इसकी कोई डेरिवेशन नहीं की, कहाँ से आ गया डायरेक्ट ये फार्मूला, तो यहाँ पे अगर हम ऊपर चलें तो ये फार्मूला भी हम वैक्यूम के लिए लेके आए, हमने डिराइव किया, प्रॉपर हमने गॉसेस लॉ यूज़ किया, गॉसेस लॉ यूज़ करने के बाद हम ये पूरा फार्मूला रिलेट करके तो एक फाइनल फार्मूला हम यहाँ तक लेके आए। सो ये वो फार्मूला है जो वैक्यूम में था। अब मीडियम है तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि मीडियम जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स मोर चार्ज उसमें स्टोर करता है। तो इसी फार्मूले के साथ इधर हम जो है वो मीडियम मेंशन कर दें कि अब हम मीडियम की बात कर रहे हैं, और इसी के साथ हम यहाँ पे एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम, और दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर ए बाय डी। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन है। अब जो डिपेंडेंस है वो ऊपर हमने भी यह बता दिया कि ये किसी के साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर किस चीज़ पे डिपेंड करता है उसकी तरफ भी चलना है हमने। अब इक्वेशन 11.32 जो है वो हमें यहाँ पे ए की बात भी कर रही है, डी की बात भी कर रही है, दैट मीन्स कि डिपेंडेंस तो फिर आ गई, और एरिया भी आ गया, और साथ में जो है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द मीडियम बिटवीन देम भी आ गया। तो फिर उसने ऊपर साइज और शेप की बात क्यों की है? अब यहाँ पे देखो कि साइज में और शेप में जो उसने बात की है वो प्लेट्स की बात कर रहा था, प्लेट्स के दरमियान में किस तरह से गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है दिस इज ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेट्स, और दिस इज सेपरेशन ऑफ द मीडियम, या प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम है कि उसके दर प्लेट्स की जो आपस में सेपरेशन है वो कितनी है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस आर की या उस परमिशन की, और वो परमिशन जो है वो डिपेंड नहीं करता कि हमने मीडियम कितना ज़्यादा रखा मीडियम कितना कम रखा, लेकिन उस मीडियम की बेस पे जो कैपेसिटेंस है वो ज़रूर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? वो एरिया ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करती है कि दोनों प्लेट्स का एरिया कितना है, कितना ज़्यादा उसमें स्टोर कर सकते हैं, और प्लेट्स के दरमियान की जो सेपरेशन है वो कितनी ज़्यादा। ठीक है, अब जितने प्लेट्स ज़्यादा होंगी और जितने एक दूसरे के करीब होंगी या हायर होंगी, उतना आपके पास जो कांस्टेंट ऑफ सेपरेटिंग मीडियम है वो भी ज़्यादा होता चला जाएगा, और उतनी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसी को अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ इसी इक्वेशन से, तो इस डी को उधर शिफ्ट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए को भी उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन जो आपके पास बन जाएगी, मैं अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड करूँ तो मीडियम डिवाइडेड बाय वैक्यूम। ठीक है, अगर आप मीडियम को वैक्यूम की वैल्यू पर डिवाइड कर देते हैं तो सिर्फ इसी का तो डिफरेंस है, यही तो बात हमने ऊपर की थी, तो वही बात उसे उठा के एक सिंपल जैसे कहते हैं एक टर्म बना के हमने यहाँ पे बता दी कि दिस एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम बाय सी वैक्यूम। ठीक है, और दिस रिलेशन जो है वो हमें क्या बताता है? वो हमें रिलेटिव परमिटिविटी की बात करता है, क्योंकि आंसर जो डेल्टा आर सॉरी एप्सिलॉन आर आ रहा है, और दिस एप्सिलॉन आर इज आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द इंडक्टिव कैपेसिटी भी कह सकते हैं, मींस के स्टोरेज कैपेसिटी जो हम कह सकते हैं, और इसी को हम अब जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर with any given material filling the space between the conductors या between the plates C medium। ठीक है, टू किसके साथ रेशियो फाइंड कर रहे हैं? इस C के साथ। तो कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर व्हेन द स्पेस इज वैक्यूएटेड या व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन टू प्लेट्स, सो दिस इज नोन एज, या टोटल जो रेशियो है दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर, जो कि परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। राइट, ये हमारे पास हो गया कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटल प्लेट। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, सीरीज कम्बिनेशन है, पैरेलल कम्बिनेशन है। इस सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन के लिए बेटा मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम जो है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो आपने देख लेनी है, वो इसके एंड पे और साथ में अटैच भी कर दी जाएगी। वो तीन तीन पॉइंट्स हैं, वो तीन तीन पॉइंट्स को जो आपने अच्छे से नोट कर लेना है, और वो तीनों पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो ये सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन आसान हो जाएगा। तो इन बजाय इस बुक के कम्बिनेशन की ये सारी चीज़ों के बजाय मैं आपको आसान से तीन तीन पॉइंट्स जो हैं वो कम्बिनेशन ऑफ सी, दो कम्बिनेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये इधर हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर्स जो है वो दो तरह से कनेक्ट किए जा सकते हैं, वो सीरीज में कनेक्ट किए जा सकते हैं या वो पैरेलल में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनकी फाइंड करना चाहें, यानी कि एक की जगह अगर दो कैपेसिटर यूज़ किए हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, वो चीज़ अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं जो हमने डिराइव करने हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कैपेसिटर वन, कैपेसिटर टू, कैपेसिटर थ्री, ये आपके पास सीरीज कम्बिनेशन है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि सी और ये सी और ये,
ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस छोटा सा हम बता देते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, इनका जो एंट्रेंस पाथ है वो एक से फिर आगे दूसरे को फिर तीसरे को, तो ये एक ही लाइन में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, कोई अल्टरनेट वे नहीं दिया होता इन तीनों को। जबकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम है, एंडिंग पॉइंट भी सबका सेम है, तो यहाँ पे अब चार्ज के पास पाथ मिल जाता है अल्टरनेट, वो यहाँ से होके चला जाए, वो यहाँ से होके चला जाए, या वो यहाँ से होके चला जाए। लेकिन इस केस में सीरीज में उस चार्ज को या वैल्यू को जो भी उसने इसमें से भी पास करना है, इसमें से भी पास करना है और इसमें से भी पास करना है। सो पैरेलल में अल्टरनेट वेज दिए होते हैं, जबकि सीरीज में कोई अल्टरनेट वेज नहीं दिया गया जाता। ये सिर्फ पैरेलल और सीरीज का डिफरेंस है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो इस पर कंप्लीट होता है। अब आपका 11.10.3, दैट मीन्स के 11.10 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ये इस वीक का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी नेक्स्ट वीक जो भी हमने अभी कंटिन्यू करना है वो क्लासेस वगैरह जैसे होंगी वो बता दिया जाएगा। कोई इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन रह गया है या कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो, तो वो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम इसको मज़ीद जो है वो अच्छे वे में उसको एक्सप्लेन कर सकें, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो है वो रहे। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में करते हैं या नेक्स्ट वाले लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।